बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद जाफरी है जी और मैं शोबा तालीम से क्लास 6 ईयर से वाबस्ता हूँ और स्पीकर ग्रुप ऑफ कॉलेज मुल्तान में क्लास 2.5 ईयर से एज ए कंप्यूटर लेक्चरर जो है अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आज के दिन जो है हम एक टॉपिक रिकॉर्ड करा रहे हैं जो कंप्यूटर ICS पार्ट फर्स्ट से है और उसमें जो टॉपिक है वो हमारे पास CPU रजिस्टर एंड डेटा प्रोटेक्शन, ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज डिस्कशन होगी और इसके हवाले से मैं आपको कुछ बताऊंगा चीज़ें। और इसके लिए जो मैंने एक पहले से टाइम ताकि वेस्ट ना हो और मैंने आपके लिए पहले से ही बोर्ड पे कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, लिख दी हैं ताकि आप उस जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। हमें ये जानना होगा कि ये CPU रजिस्टर दरअसल क्या चीज़ है और इसका कंप्यूटर में क्या रोल है। ठीक है, वैसे तो CPU रजिस्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है और बुक्स में भी मौजूद है कि हाई स्पीड स्मॉलेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU के अंदर हाई स्पीड स्मॉलेस्ट मेमोरी कहा जाता है रजिस्टर को। लेकिन इसका क्या रोल है, इसे कैसे किया जाएगा, उसको समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल रिपोर्ट की है कि एक मैंने कंप्यूटर का पूरा मेमोरी हायरार्चिकल मॉडल बनाया है और दूसरा मैंने रियल लाइफ से एग्जांपल ली। इन दोनों को एग्जांपल को पैरेलल लेके चलते हैं ताकि ये टॉपिक हमें समझ आए कि ये रजिस्टर क्या है। अमूमन ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड टॉपिक होता है और बहुत कम अंडरस्टैंडेबल हो रहा होता है कि कोर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको सिंपल से सिंपल बनाएं ताकि हमें टॉपिक समझ आ जाए और हम इसके ऊपर सही रियलाइज कर सकें, इसके फायदे हमें समझ आ जाए। अब मैंने क्या किया है कि कंप्यूटर का पूरा मेमोरी हायरार्चिकल मॉडल डिजाइन किया। अब इस मेमोरी हायरार्चिकल मॉडल में होता क्या है, दरअसल हमारे पास सबसे नीचे जो है बॉटम लेयर में जो है वो हार्ड डिस्क होती है। आपका जो डेटा कंप्यूटर में महफूज होता है मुस्तकिल बुनियादों पर, वो क्या होता है हार्ड डिस्क में महफूज होता है, जो कंप्यूटर में डेटा महफूज होता है। अच्छा, अब जो डेटा कंप्यूटर जब मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा तो दो तरह का डेटा मेरे पास मौजूद होगा। एक डेटा जो है वो कंप्यूटर में पहले से पड़ा होगा, ठीक है, वो तो पड़ा होगा हार्ड डिस्क में। एक है कि जब मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी। अगर मैं कोई वर्ड की फाइल खोल करके मैं उसमें कोई डेटा एंटर कर रहा हूँ, कुछ पैराग्राफ का इजाफा कर रहा हूँ, तो वो जो है वो मेरा कहाँ जाएगा, उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो ये देखिए ये न्यू डेटा जो है ये यूजर जो है वो एंटर करेगा, वो रैम में आएगा। अच्छा, अगर आप रैम में डेटा आ गया हुआ है और वो रैम के एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है, ये उस वक्त तक परफॉर्म कर रही होगी वर्किंग जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा इसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी, इसमें मौजूद सारा डाटा वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी यानी मिटाई जाने वाली, मिट जाने वाली, खत्म हो जाने वाली मेमोरी कहा जा रहा है। अच्छा, अब डेटा जो है नया डेटा हमारा रैम में आता है, पहले से पड़ा हुआ डेटा हमारा हार्ड डिस्क में आता है। ये हमारे जो है स्लोएस्ट और लार्जेस्ट और चीपेस्ट मेमोरी स्पेस है हार्ड डिस्क जो है। इसमें डेटा जो रखा जा रहा है उसको हमने डेटा को पिक करना है और डेटा को स्टोर करना है। तो इसमें चीजें होते हैं, ऑपरेशन होता है रीड द डेटा एंड राइट द डेटा। अगर आप डेटा पिक कर रहे हैं फ्रॉम द मेमोरी तो वो रीड ऑपरेशन कहलाता है। अगर आप डेटा रख रहे हैं टू द मेमोरी तो वो राइट ऑपरेशन कहलाता है। तो वो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दरअसल स्लो हो रहा होता है। क्यों स्लो हो रहा होता है? बिकॉज हार्ड डिस्क का मेमोरी वॉल्यूम, डेटा स्टोर करने की जगह बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा जगह होगी उतना ही डेटा स्टोर करने में, डेटा को रिट्रीव करने में टाइम टेकिंग होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मेमोरी स्पेसेस बहुत सारी हैं, सर्चिंग के ऊपर टाइम लगेगा। बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि अगर आपकी गैर मौजूदगी में मैं क्लासरूम के अंदर नीडल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जो बारीक सी चीज हो और मैं जब क्लासरूम में फेंक दूं तो वो आपको फिर जैसे ही आप अंदर आए और मैं आपको टास्क दे दूं कि वो नीडल ढूंढे जो आपकी क्लासरूम में मैंने फेंकी है, तो वो आपको काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि क्लासरूम का कवर्ड एरिया बहुत ज्यादा है। आपको हर एक नुक्कड़ कॉर्नर पे ढूंढना पड़ेगा वो नीडल को और काफी टाइम के बाद आप वो सर्च कर पाएंगे। इसके बरक्स अगर इस डेस्क के ऊपर मैं वो नीडल फेंक दूं और मैं कहूंगी इस डेस्क से आपने वो नीडल उठानी है, तो उससे क्या होगा, उससे आप फौरन इस एरिया से वो नीडल पिक कर लेंगे, उठा लेंगे। बिकॉज डेटा स्पेस थोड़ी थी, जगह थोड़ी थी, आपको सर्चिंग में कम टाइम लगा, रीड करने में कम टाइम लगा। ये भी ऐसे ही फिनोमेना है कि आपको यहाँ स्पेस ज्यादा मिल रही है लेकिन स्लो है,
लेकिन लार्जेस्ट स्पेस की वजह से चीपेस्ट है डेटा असेसिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये मैंने एरो का निशान बनाया है, ये मैंने एरो का निशान बताया कि ये डायरेक्शन क्या है वर्किंग की। अगर आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो ये स्लो हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम हो जाता है और चीपेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर की जानिब आप देखें तो वो फास्ट मेमोरी एक्सेसिबिलिटी फास्ट हो जाती है, स्मॉल साइज में मेमोरी होता रहता है और एक्सपेंसिव हो जाती है मेमोरी। ठीक है, इस अंदाज से ये हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ डाटा किसमें आ जाएगा, रैम में आ जाएगा, और रैम में पड़ा हुआ डाटा किसमें जाएगा, वो कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी से डाटा जाएगा कहां, रजिस्टर में, और सीपीयू दरअसल इस रजिस्टर से ही डाटा लेकर के प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये दरअसल फिनोमेना, ये तरीका है। अभी मैंने एक एरो दो हैप्टिक लगाए हुए हैं कि दरअसल ये टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ से हार्ड डिस्क से डेटा आपको प्रोसेसर तक पहुंचाना है और प्रोसेस होने के बाद आपको सीपीयू से लेकर के डेटा हार्ड डिस्क तक लेके आना है। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है और इनमें जो इन्वॉल्व चीजें हैं वो हमारे पास हार्ड डिस्क, रैम, कैशे, रजिस्टर, जो कि सीपीयू के अंदर मेमोरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि रजिस्टर क्या है, वो हाई स्पीड स्मॉलेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू, ये हमारे पास रजिस्टर है। अब मेरा वे ऑफ टीचिंग है, उसमें चीज ये है कि मैं चाहता ये हूं कि कंप्यूटर समझ आए। कंप्यूटर समझ कब आएगा, जब आप रियल लाइफ से कोई एग्जांपल देंगे। रियल लाइफ से जैसे आप एग्जांपल देते जाएंगे आपको कंप्यूटर समझ आ जाएगा। आप भी कोशिश ये किया करें जब भी कंप्यूटर समझे तो इसको पाक स्टडी, इसको इस्लामियात में समझे कि आपने घोटा लगाना है, याद करना है, बस काफी नहीं, बल्कि आप क्या करें, इसको रियल लाइफ से एसोसिएट करें। जैसे एसोसिएट करेंगे आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी कि कंप्यूटर हार्ड साइंस क्या है, ये कंप्यूटर मशीन क्या है, उसका क्या अफादियत है। तो मैंने रियल लाइफ से एग्जांपल लिए ताकि ये सारा आर्किटेक्चर हमें समझ आ जाए कि किस तरह से है। देखिए कि हमारे पास हॉस्पिटल आउटडोर वर्किंग एक मैंने सिनेरियो आपके सामने बिल्डअप किया, बताया है कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और अपना चेकअप वगैरह ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, कोई मसला है आपको, तो वो क्या है कि आपको सबसे पहले आउटडोर में जाना पड़ता है। ओपीडी बनी हुई है, ओपीडी आउटडोर में आपको जाना होता है। उधर मामला क्या है, उधर हमारे पास डॉक्टर हैं जो इधर बैठे होते हैं, ये हमारे पास एक रूम के अंदर डॉक्टर साहब बैठे होते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास सिनेरियो क्या है, ये छोटा सा डेस्क है जो डॉक्टर साहब के पास लगा होता है। अच्छा, उसके अंदर एक बेंच पड़ा होता है, ये ठीक है, ये बेंच हमारे पास यहाँ मौजूद है जो डॉक्टर साहब के कमरे में ही है। अच्छा, मैंने ये एरो के निशान पे लगाया है, एक बेंच आपका जो है बाहर पड़ा होता है। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा डॉक्टर साहब के रूम के साथ ही एक रूम जो है वो लेडीज वेटिंग रूम या जेंट्स वेटिंग रूम ये बने होते हैं, और उसके अंदर भी कुछ डेस्क बेंच मौजूद होते हैं कि जहां पर वो पेशेंट्स जो हैं जो चेकअप कराने आए हुए होते हैं तो वो वहां पर बैठ रहे हैं कुछ देर के लिए। अच्छा, अब ये लेडीज वेटिंग रूम और जेंट्स वेटिंग रूम जो है ये भी तब एक्टिवेट होता है, यानी इसकी वर्किंग भी तब स्टार्ट होती है जब डॉक्टर साहब आकर के यहाँ बैठते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटडोर चेकिंग टाइम है 9 AM टू 2 PM। अगर हमारा ये आउटडोर वर्किंग टाइम है तो दरअसल ये आउटडोर वर्किंग टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट्स को चेक करवा रहे हैं। अब ये वर्किंग एरिया डॉक्टर इसी टाइम पर आके बैठेगा, जब डॉक्टर इस टाइम पे आके बैठेगा तो वेटिंग रूम का रोल भी इसी टाइम सामने आएगा कि सारे पेशेंट्स जो हैं यहाँ आकर के बैठेंगे और फिर जो है आपका चेकिंग क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसका मतलब कि ये 9 to 2 जो है ये मेरा कंप्यूटर का भी स्टार्ट करने का टाइम है कि मैं कंप्यूटर भी स्टार्ट करता हूँ यहाँ, और कंप्यूटर स्टार्ट करके मैं जो है दरअसल क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी वर्किंग पे काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे काम करना चाह रहा हूँ। और अब ये डॉक्टर साहब भी समझ लें कि सारा ये पेशेंट को चेक करने का प्रोसेस करने जा रहे हैं। अब दो तरह के मरीज हैं, ठीक है। एक मरीज वो है जो आपके पास वार्ड में मुस्तकिल बुनियादों पे एडमिट हैं, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनको कहेंगे एक्जिस्टिंग पेशेंट्स। और कुछ मरीज ऐसे हैं जो आप आउटडोर में आते हैं, जो न्यू पेशेंट्स होते हैं, वो न्यू पेशेंट जो है वो वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। अब आउटडोर की सिनेरियो ये है कि आउटडोर में जो डॉक्टर बैठा होता है वो वार्ड वाले पेशेंट्स को भी चेक कर रहा होता है उन्हीं में से, और नए आने वाले पेशेंट्स को भी चेक कर रहा होता है। और बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर जब आप 9 बजे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऐसा डेटा मौजूद होगा जो आपकी हार्ड डिस्क में पहले से स्टोर हुआ हुआ है, और ऐसा डेटा भी होगा जो आपका यूजर जो है अभी एंटर करेगा। ये नया डेटा एंटर करने का वे है और ये पहले से मौजूद डेटा है।
समझ लें कि ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जहाँ डेटा पड़ा हुआ है, और ये आप कंप्यूटर की रैम समझ लें कि ये कंप्यूटर की रैम है जहाँ पहले से ये प्रोसेसिंग के दौरान डेटा वहाँ रखा जाता है। यहाँ मैं डेटा का यूज कर रहा हूँ, यहाँ आप पेशेंट्स का समझ लें कि ये पेशेंट्स हैं जो आपके हार्ड वार्ड से लेकर के वेटिंग रूम में आ रहे हैं, टेम्परेरी लोकेशन में आ रहे हैं। बस समझ आ गई। तो ये देखिए वार्ड जो है कैपेसिटी वाइज ज्यादा है, ठीक है, और जैसे इधर डेटा भी या पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा तादाद में एडमिट हैं, ट्रीटमेंट हो रही है, तो उन्हीं में से कुछ पेशेंट्स हैं वो आपको उधर से लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सीधा हार्ड डिस्क में डेटा बहुत ज्यादा है, वो टेराबाइट्स में डेटा चला जाता है, लेकिन फिलहाल मुझे एक छोटे से थोड़ा सा डेटा चाहिए, एक गाना या कोई एक वीडियो या कोई एक वर्ड की फाइल है जिसमें मैंने काम करना है, तो वो मुझे लेके जानी है, तो वो हो जाएगी आपके पास रैम के अंदर। यहाँ भी मामला ऐसा है कि आपको और से वेटिंग रूम में जाना है। अच्छा, अब मामला क्या है, जब आप वेटिंग रूम में हैं तो वेटिंग रूम इटसेल्फ बहुत सारे बेंच हैं और वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह बैठे होते हैं। उनमें से आपका जो पीएन है वो आपको आपकी गाड़ी पे बुलाता है और ये बाहर एक बेंच पड़ा हुआ है, यहाँ आपको बैठाने का कहता है कि कुछ देर के लिए आप यहाँ बैठ जाओ। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज हम चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं वो उसकी कैपेसिटी है डॉक्टर साहब की कि वो एक पेशेंट एक वक्त में चेक कर सकता है, एक से ज्यादा पेशेंट एक वक्त में चेक नहीं कर सकता, और ये सीक्वेंस बरकरार रखना है कि किस तरह से डेटा हमारा जाएगा। तो वेटिंग रूम से डेटा आ गया, इसमें इसको अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बोलें इसको, तो ये हमारी बनती है लेवल 1 कैशे, कैशे लेवल 1। ये लेवल 1 कैशे बनती है कि यहाँ हमारा डेटा वेटिंग रूम से लाया गया, यानी रैम से लाया गया है कैशे में। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने कहा कि रैम से लाया गया कैशे में, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए, जब मैं इधर से डेटा या पेशेंट जो है वो अंदर को मूव कराता हूं तो अंदर फिर मैं एक बेंच बनाया और वहां मैं कुछ मरीजों को बिठा देता हूं। ये आप समझ रहे कि ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ये मुकम्मल सीपीयू है, ये जो डॉक्टर का कमरा मैं बोल रहा हूं ये मुकम्मल सीपीयू है। अब इधर जो ये वाला बेंच बना हुआ है इसे कहते हैं कैशे लेवल 0। ये बात सीपीयू के अंदर ही होती है, इसलिए ये कैशे लेवल 0 कहलाती है। अब इसी के अंदर दो लेवल आ गए, एक को लेवल 1 कहा जा रहा है और एक को कहा जा रहा है ये लेवल 0 कैशे हो जाती है इसके अंदर, और एक लेवल 1 कैशे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये सिनेरियो है कि इधर से पेशेंट उठा करके लेवल 0 कैशे में लाए गए और फिर ये देखिए एरो का निशान बनाया हुआ है, तो ये पेशेंट हमारे पास इधर आ जाता है। अब डॉक्टर साहब ने जो चेक करने हैं वो चेक करेंगे और बिल्कुल इसी तरह वापस इसी रास्ते से वो वेटिंग रूम में या वार्ड में या वापस डिस्चार्ज हो जाएंगे जैसे थे। तो ऐसा बनाने का सिलसिला या तरीकाकार क्यों रखा? दरअसल हम कंपैटिबिलिटी, सीपीयू की स्पीड और रैम मेमोरी की स्पीड को कंपैटिबल करना चाह रहे हैं, मैच करना चाह रहे हैं, क्योंकि सीपीयू एक वक्त में एक पेशेंट को डील कर सकता है, इसीलिए एक पेशेंट देना है। पेशेंट तो बहुत सारे हैं, एक वक्त में एक पेशेंट देना है, क्या सीक्वेंस रखा जाए और फिर पेशेंट वापस इस तरह दूसरा तीसरा ये तसलसल चलता रहे। 9 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर की एक्टिविटी है और इतनी देर में ये पेशेंट से डील हो जाते हैं। कंप्यूटर भी अगर आप 9 बजे से 2 बजे तक चलाते हैं तो डेटा भी आपका हार्ड डिस्क से उठ के रजिस्टर से उठ के हार्ड डिस्क में यूं ट्रैवल करता रहता है और फिर वो इसमें प्रोसेस हो रहा होता है रिजल्ट्स पे। ये हो गया मेमोरी सिनेरियो, इसमें रोल हो गया रजिस्टर का और इधर भी रोल हो गया। ये जो डेस्क मैंने यहाँ बनाया है ये डेस्क यहाँ रजिस्टर का रोल प्ले कर रहा है कि सीपीयू ने या डॉक्टर ने जो है वो मरीज से चेक करना है, वो रजिस्टर से उठाना है, ठीक है, और रजिस्टर में ही रखना है। और रजिस्टर का ताल्लुक कैशे मेमोरी के साथ है, कैशे मेमोरी का ताल्लुक रैम के साथ है और रैम का ताल्लुक वार्ड के साथ है। इसी तरह रजिस्टर का ताल्लुक कैशे के साथ, रैम के साथ, हार्ड डिस्क के साथ है। तो यहाँ मौजूद जो डेस्क है इसका ताल्लुक डेस्क के साथ, इस डेस्क के साथ, ठीक है। ये आपको डायग्राम सही में इस पूरे सिनेरियो को बिल्डअप करेगी, याद दिलाएगी कि किस तरह से कंप्यूटर एसोसिएट कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा था जो असाइन हुआ था वो था सीपीयू रजिस्टर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पूरा एक डायग्राम डिजाइन की ताकि आपको जो रजिस्टर है इसका पर्पस समझ आ जाए कि इसका पर्पस क्या है, ये कहां पर वाक़ होती है, इसका रोल क्या है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने ये सारा सिनेरियो बिल्ड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं रजिस्टर की वही डेफिनेशन जो हमने कहा है, हाई स्पीड स्मॉलेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू। तो ये हाई स्पीड है, स्मॉलेस्ट है, इनसाइड सीपीयू है, ये मैंने दरअसल लिखी है डेफिनेशन,
ये बुकिश डेफिनेशन है, आपको मिल जाएगी बुक से। अब इसके अंदर टाइप्स दी हुई है, तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या रोल है, इसे इसमें कम्युलेटिव रजिस्टर होता है, बेस रजिस्टर से काउंटर रजिस्टर होता है, डेटा रजिस्टर होता है। कम्युलेटिव को AX, BX, CX और DX ये नाम से किया जाता है। असल में सीपीयू ने क्या करना होता है, सीपीयू कुछ भी नहीं करता, ये बुनियादी तौर पर दो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको हम नाम देते हैं ALU। ALU मीन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दरअसल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, वो हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, सबट्रैक्ट और डिवीजन और मल्टीप्लाई और प्लस का साइन, ये बुनियादी तौर पर 4 ऑपरेशन, और भी बहुत सारे ऑपरेशन है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन से ये वाले हैं जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, लॉजिकल में क्या चीजें आती हैं, लॉजिकल में हमारा ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लेस देन आता है, और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल काम है, इसमें सिर्फ इतना ही करना है, ये इनका एक रोल है जनरल पर्पस रजिस्टर का, जिन्होंने अरिथमेटिक वर्किंग परफॉर्म करनी है। बेस रजिस्टर क्या कर रहा होता है, दरअसल ये मेमोरी का एड्रेस होल्ड कर रहा होता है कि ये जो डेटा आपका प्रोसेस होने जा रहा है, लाइक मेरा डेटा हमारे पास ये मेमोरी है, ठीक है, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बने हुए हैं, एड्रेसेस बने हुए हैं। मैं कहता हूँ ये एड्रेस है 1000, ये 1001 और अप टू सो ऑन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, यानी 1007 ये एड्रेस है। और मेरी वैल्यू जो पड़ी है 2 यहाँ पड़ा हुआ है, प्लस यहाँ पड़ा हुआ है और 7 यहाँ पड़ा हुआ है। और मैं ऐड क्या करना चाह रहा हूँ, टास्क मेरा क्या है, 2 + 7 करना चाह रहा हूँ, ये मेरा टास्क है। अब जब ये 2 + 7 करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये मेरी मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, ये रैम के अंदर कहाँ पर के मौजूद है। 2 कहाँ पड़ा हुआ है, प्लस कहाँ पड़ा हुआ है, 7 कहाँ पड़ा हुआ है। अब ये जो है, ये इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन 2 चीजों का मजमूआ है, कौन कौन सी चीज, उसके अंदर डेटा होगा, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होगी, डेटा और इंस्ट्रक्शन ये मिलकर क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनती है। इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है डेटा, जैसे हमारे पास यहाँ 2 और 5 क्या है, डेटा है, ऑपरेंड है, और प्लस का क्या है, ये हमारा ऑपरेटर है, यानी कि इंस्ट्रक्शन। हम इधर करना चाह रहे हैं 2 और 5 7, इस 2 ऐड करना चाह रहे हैं, ये हमारा हदफ है। अब जब ये हमारा हदफ है तो बेस रजिस्टर क्या करेगा, बेस रजिस्टर दरअसल इन एड्रेसेस को देख रहा है कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होने जाने स्टार्ट कहां से लेंगे। ठीक है, काउंटर रजिस्टर क्या है, ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन काउंट करता है कि कितने इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हैं कि जिससे ये काउंट करेगा। और डेटा रजिस्टर जो है वो कुछ ऑपरेशंस है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, वो डील कर रहा होता है हमारा डेटा रजिस्टर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और टाइप्स हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उसमें हमारे पास है जी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से क्या मुराद है, दरअसल ये बता रहा होता है कि ये जो टास्क परफॉर्म होने जा रहा है 2 + 7 का, कितनी इंस्ट्रक्शन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन कितनी इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो सकती है, दरअसल मामला ये है कि 2 कहां पड़ा हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, प्रोसेस किसने करना है, 2 पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ, प्रोसेस किसने करना है, वो सीपीयू ने करना है। 2 पड़ा हुआ है रैम में, प्रोसेस करना है, सीपीयू ने उसे उठाया जाए। ठीक है, इसी तरह प्लस जो है वो पड़ा रैम में, वो प्रोसेस करना है, सीपीयू ने उसे भी उठाया जाए। और 7 कहां पड़ा है, ये पड़ा है रैम में, और उसे उठाना है, आपको मूव करना है। मूव इंस्ट्रक्शन होती है असेंबली लैंग्वेज में, तो ये मूव इंस्ट्रक्शन के जरिए डाटा उठाया जा रहा है, रीड किया जा रहा है। जब ये डाटा रीड किया जाएगा तो कहीं रखा जाएगा टेम्परेरी बेस पे, कहीं इवैल्यूएट होगा, कैलकुलेट होगा। तो ये कितनी इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, लाइक मैं कहता हूं 10 इंस्ट्रक्शन है जो इस काम के लिए 2 + 7 करना चाह रहे हैं, 10 इंस्ट्रक्शन है। ये प्रोग्राम काउंटर मैनेज कर रहा होता है कि 1 इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, आहिस्ता आहिस्ता जितनी इंस्ट्रक्शन होती जाएंगी उसको डिक्रीमेंट लगता जाएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन काउंटर, प्रोग्राम काउंटर जो है रजिस्टर वाइंड अप करने लगे, ये आपकी 10 इंस्ट्रक्शन थी, इस टास्क के लिए 10 की 10 परफॉर्म हो गई, तो फिर नेक्स्ट टास्क के ऊपर हम जाएंगे, नेक्स्ट जॉब के ऊपर जाएंगे, ये जॉब हमारी मुकम्मल है। इसे कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का पॉइंटर ये होता है कि होल्ड द एड्रेस ऑफ, होल्ड द
एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हमारे पास आने वाले नई इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने फील करना। लाइक मैं ये अर्ज किया ना, हमारे पास ये फिलहाल 2 मैंने उठाया और इंस्ट्रक्शन हमारी सिर्फ एक है जो प्लस कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पास ये एक और मैं -10 कर देता हूँ इसमें, ठीक है, आगे इधर कर देता हूँ साथ में -10, 2 + 7 -10। अब इसमें इंस्ट्रक्शन 2 इन्वॉल्व हो गई है, एक तो प्लस और दूसरी माइनस वाली। अब प्लस भी कहीं पढ़ लिया और माइनस भी कहीं रखी हुई है और इसी तरह 10 भी मैंने कहीं स्टोर किया हुआ है। तो अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम ये है कि पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी उसका एड्रेस रखूं, उसके बाद दूसरी कौन सी परफॉर्म होगी उसका एड्रेस उसके पास होना चाहिए। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के है, देखिए जी आपके पास मैंने अर्ज किया कि ये टास्क परफॉर्म होने जा रहे हैं 2 + 7 -10 फॉर एग्जांपल। तो अब ये मेमोरी के अंदर कहां पड़े, मैं कहता हूं 10 जो पड़ा हुआ है वो 1001 में पड़ा हुआ है, इसका ये एड्रेस बनता है मेमोरी एड्रेस। 2 जो पड़ा हुआ है वो 1002 में पड़ा हुआ है और प्लस का साइन जो पड़ा हुआ है वो 1004 में पड़ा हुआ है और माइनस का साइन जो पड़ा हुआ है 1005 में पड़ा हुआ है और इसी तरह 7 जो पड़ा हुआ है 1006 में पड़ा हुआ है। तो ये जो एड्रेसेस हैं मेमोरी के, ये हेक्साडेसिमल एड्रेसेस हैं, इनको जो डील करेगा वो MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर डील कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी बफर रजिस्टर। अब बफर का रोल क्या है? बफर का रोल सिंपल ये है कि आपने डेटा उठाना कहां से, रैम से, मेमोरी से उठाना, रखना कहां है, मेमोरी में। अब जिस दौरान मेमोरी से रजिस्टर या रजिस्टर से मेमोरी के दौरान जो एरिया इसको होल्ड कर रहा होता है उसे मेमोरी बफर रजिस्टर कहते हैं। यानी टेम्परेरी लोकेशन होती है, रैम से डाटा रजिस्टर में आया और इस दौरान में जो होल्ड हुआ, कहीं रखा गया टेम्परेरी तौर पर, वो बफर एरिया था। अब उसे भी वहां भी कोई उसका भी एड्रेस होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि किस कहां पड़ा हुआ है। ये डाटा को रीड करने में, उठाने में और डाटा को राइट करने में जो बीच का रास्ता है, जो बीच में आपके पास पाथ बनता है, उसको हम बफर एरिया कहते हैं। तो हम मेमोरी बफर रजिस्टर इस मामले को डील कर रहे हैं। क्लियर क्लास समझ आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप है सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर किसे कहते हैं? सेगमेंट रजिस्टर से क्या मुराद है? दरअसल मैंने आपको ये अर्ज किया कि ये हमारे पास 2 + 7 -10 है, ये हमने एक इंस्ट्रक्शन कोड की है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पूरी मेमोरी है और उसका एक हिस्सा ये है जो हमारा डील कर रहा है 2 + 7 -10 और एक हिस्सा ये है जो हमारा डील कर रहा है a > b। ये हमारे पास 3 सेगमेंट हैं रैम के अंदर मौजूद हैं। यानी ये तो आपने इसके वैल्यू एड्रेसेस की बात की, ये एक मुकम्मल सेगमेंट है। ये सेगमेंट शुरू यहाँ से हो रहा है, यहाँ 10 पे खत्म हो रहा है, फिर ये शुरू 20 पे हो रहा है, ये फिर 30 पे हो रहा है, ठीक है। तो ये इस अंदाज से यानी यहाँ से 20 हो जाएगा, ये 21 से शुरू हो रहा है, तो ये अगर मैं कहूँ ये 9 तक है और ये 10 से शुरू हो रहा है इस अंदाज से, ठीक है। तो इसके सेगमेंट्स के हमारे पास 2 चीजें हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। कोड कहाँ पड़ा है, कितने हिस्से में कोड कवर हो रहा है, कितने इसमें उसका डेटा कवर हो रहा है, कितने हिस्से में उसका स्टैक का एड्रेस है। स्टैक जैसे ये कहा कि ये स्टैक कहलाता है, ठीक है, जिसमें लाइफ स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला आर्किटेक्चर है, तो उसमें और एक्स्ट्रा सेगमेंट में एडिशनल इंस्ट्रक्शन है वो पड़ी होती है। इसको मुझे डिटेल से पढ़ा जा सकता है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, फिलहाल मैं इनको इंट्रोडक्टरी तौर पर आपको बता। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग रजिस्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, ये आपका बिट वाइज रजिस्टर भी बोला जाता है। 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर होता है, हर बिट का अपना रोल होता है, ठीक है। मैंने कहा है कुछ रजिस्टर की बिट जो है, लाइक हम कहते हैं हमारे पास एक ही रजिस्टर है, उसके पास 8 सेगमेंट बने हुए हैं। एक हमारे पास मौजूद है ओवरफ्लो फ्लैग, एक हमारे पास मौजूद है पैरिटी फ्लैग, एक कैरी फ्लैग, एक जीरो फ्लैग। हम जो मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वो दरअसल इन्हीं से कभी खाली नहीं होती है, कभी हमारी मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है। तो कौन सा ऐसा सिग्नल है, कौन सी ऐसी बिट है जो हमें एक्नॉलेज करे, हमें अवेकन करे कि इस वक्त ओवरफ्लो हो गया हुआ है, तो आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओवरफ्लो फ्लैग है, फ्लैग अलामत, ये निशानी, ये हमारा पता
जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये वाला ओवरफ्लो अगर हो गया। अगर 0 था पहले तो अगर वो 1 हो गया तो इसका मतलब ओवरफ्लो हुआ, अगर हुआ और अब आपको कोई और एक्टिविटी करनी। इसी तरह पैरेंट फ्लैग है, ये जो आपको कैलकुलेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। कैरी फ्लैग है जो आप कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैरी वगैरह आगे करते हैं। एक जीरो फ्लैग है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे इवन चेक करना होता है कि 2 पे तकसीम हुआ कि नहीं, रिमाइंडर 0 बचा तो वो जीरो फ्लैग है, अगर 0 रहा तो हम कहते हैं अब ये 0 का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सो इस तरह से हमने ये टाइप्स डिस्कस किए हैं कि रजिस्टर्स की टाइप कौन सी हैं। दोबारा से मैं एक चीज बता दूं सिर्फ इस टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए कि रजिस्टर्स के है वो है स्मॉल हाई स्पीड स्मॉलेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू, और इसका जो प्लेसमेंट है जगह है वो सीपीयू के अंदर होती है, कनेक्टेड होती है ये कैशे के साथ, कैशे कनेक्टेड होती है, रैम के साथ रैम कनेक्टेड होती है, हार्ड डिस्क के साथ ये मुकम्मल मेमोरी हिरार्चिकल मॉडल था और इसको एक्सप्लेन किया हमने हॉस्पिटल आउटडोर वर्किंग एरिया से। इस तरह से फिर हमने इसके टाइप्स वगैरह भी डिस्कस किए कि कौन से टाइप्स हैं और इसका क्या काम है, क्या रोल है। एक और जो टॉपिक इसके अंदर मुझे असाइन किया गया था वो है डेटा प्रोटेक्शन। चैप्टर नंबर 7 है, आईसीएस की बुक है, पार्ट फर्स्ट की बुक है, उसमें डेटा सिक्योरिटी, पॉलिसी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। तो उसमें एक टॉपिक दिया है छोटा सा डेटा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से क्या मुराद है? देखिए डेटा आपके कंप्यूटर में पड़ा है, मौजूद है, लेकिन अगर आप इलीगल यूजर हैं, आपको असेसर नहीं है और आप उस डेटा को असेस कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से कर रहे हैं, आपको आपके साथी ने पासवर्ड दे दिया हुआ है या आपने पासवर्ड ब्रेक किए या आपने बाईपास किए, किसी भी तरह से आप उस डेटा को एक्सेस कर गए हैं तो आपने सिक्योरिटी वायलेशन की है। तो हमें क्या करना है? हमें इस डेटा को प्रोटेक्ट रखना है। तो प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको प्रॉपर पासवर्ड लगाना चाहिए, पासवर्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, आपको पासवर्ड सिक्योर रखना चाहिए, आप अपनी आईडी है उसको महफूज रखें, आप प्राइवेसी वगैरह सिक्योरिटी के सारे मामला को इन्हेल करें, समझें ताकि आपको डेटा प्रोटेक्शन सिंपल इज दैट कि किसी इलीगल यूजर की एक्सेस से दूर रखना अपने डेटा को। ठीक है, इलीगल यूजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके पास पासवर्ड ना हो, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड यूजर ना हो, वे इलीगल है। ठीक है, इसी तरह आपको ये डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से बताया। तो ये रजिस्टर और डेटा प्रोटेक्शन मेरा पार्ट फर्स्ट का आईसीएस पार्ट फर्स्ट का आज का टॉपिक था जिसको हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो हमें लाजमी फीडबैक